अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आगे आने वाले चैप्टर हैं सब में एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो मैं यहाँ पर आपको पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम उसको केवल अल्कोहल पे अप्लाई करेंगे, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को जज करेंगे, फिर आगे के चैप्टर में हमारे लिए काम आ जाएगा, लेकिन आगे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ पहले। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, कोई भी एसिड जो होता है वो HA की फॉर्म में होता है, जिसमें एक H+ होता है और एक A- होता है। ये किस में टूटता है? ये टूटता है H+ और A- में। ये हमारे लिए एसिड है, और एसिड जब H+ फर्निश कर देता है तो उससे बनता है कॉन्जुगेट बेस। जब H+ एसिड फर्निश कर देता है तो उससे बनता है कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पर जो ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हुई है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगा? के हमारे लिए क्या होगा? एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। पूरे एसिड की कहानी यहीं पे बता रहा हूँ मैं आपको कि एसिड स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं। तो के जो होता है हमारे लिए एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। एसिड को हमने तोड़ा है H+ और A- में, H+ को फर्निश किया है। अब के की कहानी बताई जाए तो के क्या होगा? इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या क्या आ रहा है? H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, A- का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, और नीचे HA का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है। सही बात है। अब देखो हमें क्या कंपैरिजन करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ को जज करना है। किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर आपको जज करना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगी? जब वहाँ पे के ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जितना ज़्यादा एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, उतने ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होने वाली है। तो के पे डिपेंड करेगी। अब के पे डिपेंड करेगी तो के कब ज्यादा होगा? जितनी ज्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितनी जल्दी ये H+ फर्निश कर देगा, जितनी जल्दी ये H+ फर्निश कर देगा, उतना ज्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगा। ये बात समझ में आती है क्या? तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो के बढ़ेगा। खैर, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि पीके जो होता है वो होता है -log K। पीके जो होता है वो -log K होता है। सब पीके क्यों बताया आपने? के जो होता है जनरली आपको जो के वैल्यू मिलेगी एसिड की, वो किस फॉर्म में मिलेगी? 10⁻², 10⁻3, सो ऑन। 10 की पावर में आपको वैल्यूज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप पीके यूज कर रहे हो तो इसी का लॉग ले लोगे तो यहाँ पर 2, 3, 4 इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो 2, 3, 4 से जज करना थोड़ा सा आसान होता है रादर देन 10⁻², 10⁻3 से, है ना। इसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, गलती होने के चांसेस होते हैं। 2, 3, 4 में गलती होने के चांसेस नहीं होते। अब देखो मुद्दा क्या है, अगर यहाँ पर k की वैल्यू बढ़ेगी तो log k की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन log k जो है वो माइनस साइन के साथ है, यानी कि k और pk के बीच में यहाँ पर रिलेशन क्या आता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आता है। k बढ़ेगा, log k बढ़ेगा, लेकिन pk की वैल्यू कम होती चली जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pk। यानी कि 2, 3, 4 इस तरह से अगर pk वैल्यू दिए तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? 2 वाला होगा, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला। 2 वाला जो होगा, जितनी कम पीके वैल्यू होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, यहाँ तक एक बात समझ में आ जाती है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पीएच जो होता है वो होता है -log ऑफ H+। पीएच जो होता है वो -log ऑफ H+ होता है। सर ये क्यों लिखा? अब H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो Ka बढ़ेगा, सही है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो log H+ बढ़ेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ है तो pH कम होगा। H+ बढ़ेगा तो pH क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। कम होता चला जाएगा तो यहाँ पर H+ के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से K बढ़ रहा था, तो K और pH में क्या रिलेशन आ गया? क्योंकि H+ और pH में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इसलिए K और H+ के बीच में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, और ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका pH जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। 7 से कम वाले एसिडिक होते हैं, 2, 3, 4 जितना कम pH होता चला जाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती चली जाएगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया। अब देखो और किस बात पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पर A- आ रहा है। A- क्या है? हमारा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या है? हमारा एनायन। A पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि एनायन है। जितना ज़्यादा A- बनेगा उतना ही स्टेबल होगा, तभी तो बन रहा है। स्टेबल एनायन होगा तभी तो बन रहा है। जितना ज़्यादा एनायन बनेगा, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उतनी ज़्यादा A- का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर आएगा, और जितना ज़्यादा A- का कॉन्सेंट्रेशन आएगा उतना ही ज़्यादा Ka निकल के आएगा। तो सारी की सारी बात किस पे डिपेंड हो रही है? H+ जल्दी से कौन देगा? जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस क्या है? कॉन्जुगेट बेस बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ एनायन है। और यहीं से सारा कॉन्सेप्ट, आपको सारे सवाल इसी से करने हैं कि एनायन बनाओ, मतलब कंपाउंड में से एसिडिक एच को निकालो, एनायन बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी को जज करो। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कैसे जज करते हैं? जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? -M, -H, -I वाले। खींचने वाले ग्रुप एनायन को कौन स्टेबल करेंगे? जो उससे इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेंगे, खींच लेंगे और उसको क्या बना देंगे? न्यूट्रल बना देंगे। और स्टेबिलिटी को डिक्रीज कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? +M, +H, +I। जितने ज़्यादा +M, +H, +I वाले ग्रुप होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होने वाली है। जितने ज़्यादा +M, +H, +I वाले ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होने वाली। अरे भाई, जिसने फुल खाना खाया रखा हो और उसको तुम जबरदस्ती और खाना खिलाओगे तो उसका पेट खराब होगा कि नहीं होगा? बस वही वाली बात है, एनायन के पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको आप और इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो तो उसकी हालत आप समझ ही सकते हो क्या होने वाली है। तो उससे हमें इलेक्ट्रॉन को पुल करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपका पूरा का पूरा किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ का। एसिडिक स्ट्रेंथ को जो आपको जज करना है, उसको जज करने के लिए मैं आपको बताऊं, आपका सारा काम इसी से हो जाएगा। आपको कुछ भी फालतू दिमाग नहीं लगाना। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही अच्छा हमारा एसिड निकल के आने वाला है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे अल्कोहल के ऊपर। कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको परेशान होने की बात नहीं है, समस्या नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, 11वीं क्लास में हम लोगों ने +I, -I ये सब पढ़ चुके हैं, तो वो दोबारा से नहीं बताऊँगा, इतना समय है नहीं। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर अल्कोहल की और बात करूं वाटर की, अल्कोहल और वाटर की बात करूं, कैसे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को जज करना है, कैसे कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ को? सिंपल सा तरीका है, वहाँ से H+ को निकालो। यहाँ से हम लोगों ने H+ को निकाला, यहाँ पर RO- बनाया, यहाँ से H+ को निकाला और यहाँ से OH- बनाया। अब बस ये जो एनायन बने हैं, H+ निकालने के बाद जो एनायन बने हैं, उन एनायन की स्टेबिलिटी को जज करना है। जो एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है उसका एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होने वाला है। यहाँ पर इस R ग्रुप की बात करूँ तो R ग्रुप जो है यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगाएगा? +I, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मुझे नहीं बढ़ाना है, कम करना है, जबकि हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा स्टेबल एनायन है, तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? वाटर। अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। पहला यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल या अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, है ना। पहली बात तो यहाँ से ही आ गई। अब आगे के सवाल आप खुद करोगे, दिमाग आपको खुद को लगाना है। यहाँ पर मैंने 3 R ग्रुप लगा दिए, यहाँ पर मैंने 2 R ग्रुप लगा दिए और यहाँ पर मैंने 1 R ग्रुप लगा दिया। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे जज करोगे आपको सोचना है। यहाँ मैं अल्कोहल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं RC≡CH ले लेता हूँ, अमोनिया ले लेता हूँ, वाटर ले लेता हूँ। इसको A, इसको B, इसको C बोल रहा हूँ, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D बोल रहा हूँ, ठीक है। फिनॉल से अभी मैं आपको कंपेयर करके नहीं बता रहा क्योंकि अपन ने फिनॉल पढ़ा नहीं है। फिनॉल में मैं वापस से एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल को ले लूँगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहला वाला आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं पहले वाले को मिटा देता हूँ। आप ये सेकंड और थर्ड पोस्ट करके ट्राई करेंगे। सेकंड और थर्ड आप लोग पोस्ट करके ट्राई करो। मेरे हिसाब से इनफ टाइम दे दिया मैंने आपको, ठीक है, ट्राई करने के लिए। यहाँ पे 4th एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ मैं। हाँ भाई, यहाँ पर आपने क्या किया होगा, यहाँ से आपने H+ को रिमूव किया होगा, एनायन बनाया होगा। यहाँ से आपने H+ को रिमूव किया होगा और एनायन बनाया होगा। यहाँ से H+ को रिमूव किया होगा, एनायन बनाया होगा।
हमें इन एनायन की स्टेबिलिटी को जज करना है। यहाँ पर ये 3 R ग्रुप जो हैं वो 3 R ग्रुप यहाँ पर पीछे से प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे जो कि इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर प्लस आई कितना लग रहा है, 3 प्लस आई लग रहा है। यहाँ पर देखूंगा तो 2 लोग प्लस आई लगा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आई 2 बार लग रहा है। यहाँ पर 1 लोग प्लस आई लगा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस आई 1 बार लग रहा है। जितना ज़्यादा प्लस आई लगेगा उतना ज़्यादा एनायन स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, C फिर B फिर A। सिंपल है, प्लस आई चाहिए ही नहीं हमको, यहाँ 3 लोग प्लस आई लगा रहे हैं, बस इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। थर्ड वाला एग्जाम्पल आपने ट्राई किया होगा, यहाँ पर एनायन बनाया होगा, यहाँ एनायन बनाया होगा, NH3 में से एक H निकाल के NH2 माइनस बनाया होगा और वाटर में से H+ निकाल के OH माइनस बनाया होगा। ठीक है, अब इसको जज करते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। एसिडिक स्ट्रेंथ को जज करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ को जज कैसे करते हैं, एनायन की स्टेबिलिटी से। देखो अब यहाँ पे बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन पे नेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज कैसा होता है, स्टेबल होता है। ये बात लिख भी लो आप, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और A और D को तो हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं कि वाटर जो होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो यहाँ पर D और फिर A आएगा। अब कहानी C और B की है। यहाँ पर C में नाइट्रोजन है, B में कार्बन है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि कार्बन sp जो होता है वो नाइट्रोजन sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यह आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मदद करेगा, यह आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मदद करेगा कि कार्बन sp जो होता है वो नाइट्रोजन sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो B और C में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव B है, तो D के बाद A के बाद B के बाद C। बात समझ में आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सिंपली एनायन की स्टेबिलिटी को जज किया है। फोर्थ वाला एग्जांपल भी ट्राई कर लें फटाफट से। तो इसमें आप लोगों ने क्या किया होगा, H को निकाल के यहाँ पर माइनस, H को निकाल के यहाँ पर माइनस और H को निकाल के यहाँ पर माइनस बनाया। अब यहाँ पर जो क्लोरीन है, बेसिकली क्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई लगाता है। यहाँ 2 क्लोरीन माइनस आई लगा रहे हैं, यहाँ 3 क्लोरीन पुल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, माइनस आई लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा माइनस आई यहाँ पर है, फिर माइनस आई यहाँ पर है, फिर माइनस आई यहाँ पर है। जितना ज़्यादा माइनस आई होगा उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होने वाला है। तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि यही एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सिंपली एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे अल्कोहल के अंदर। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ जो देखा हमने वो भी बेसिकली क्या था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ही ब्रेक किया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ही ब्रेक करके आए थे हम लोग। वापस से वही रिएक्शन है, एसिडिक स्ट्रेंथ की एप्लीकेशन वाली बात है। एसिडिक स्ट्रेंथ को अप्लाई करेंगे, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को चेक करेंगे मेटल्स के साथ रिएक्शन करा के। अब ये मेटल कुछ भी हो सकता है, ये सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। इन सभी मेटल्स के साथ हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो होने क्या वाला है, अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप सोडियम मेटल के साथ कराते हो तो सोडियम अल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। अगर इस रिएक्शन का मैं आपको मैकेनिज्म बताऊँ तो ध्यान से देखेंगे, होने क्या वाला है, जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा करने से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच हो जाता है और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं। तो सोडियम ने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा। जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना बातें, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ये आपकी थ्योरी पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल में ये वाला पार्ट डेल्टा नेगेटिव होगा, ये वाला पार्ट डेल्टा पॉजिटिव होगा, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हुआ है यहाँ से, कहाँ से, सोडियम से प्राप्त हुआ है, उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर अटैक करवाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के फेवर में टूट जाते हैं, तो यहाँ पर RO माइनस बन जाता है और हाइड्रोजन पे फ्री रेडिकल आ जाता है। और फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीशी है जो कि तबाही मचाने के लिए रेडी रहती है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल स्पीशी होती है, तुरंत अपने जैसे रेडिकल के साथ कंबाइन होगी, जिसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन। तुरंत अपने जैसे मॉलिक्यूल के अपने जैसे एटम या अपने जैसे मॉलिक्यूल जो भी
अपने पास स्पीशी बन रही है, अपनी जैसे स्पीशी के साथ कंबाइन होगी तो यहाँ पर हाफ मोल हाइड्रोजन गैस सिस्टम से बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर हाफ मोल हाइड्रोजन गैस सिस्टम से बाहर निकलेगी, हालांकि मैंने यहाँ बैलेंस करके लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकाली हुई है। तो यहाँ से हाफ मोल हाइड्रोजन गैस और RO माइनस के साथ कौन चिपक जाएगा, Na+ चिपक जाएगा। सिंपली एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। हमने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है, प्रोटॉन को दिया है। जब भी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो यानी कि वो बेस की तरह रिएक्शन हो रखी है। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन है। ये सोडियम के साथ कराई, पोटेशियम के साथ कराते तब भी होता, लिथियम के साथ कराते तब भी यही होता। एल्यूमिनियम के साथ कराओगे तो केवल रिएक्शन में क्या बदलाव आएगा, रिएक्शन की बैलेंस होने में बदलाव आएगा और कुछ नहीं आएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने में बदलाव आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सिंपली इसको नोट डाउन कर लें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो यहां पर अगर अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन हो रही है, आपने सुना होगा कि हम सोडियम को वाटर के साथ स्टोर नहीं करते, सोडियम को वाटर के अंदर स्टोर नहीं करते, फट जाता खट, है ना। जैसे सोडियम को हमने वाटर में डाला तो वहां पे ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। अरे ऑब्वियस सी बात है भैया, जब अल्कोहल को नहीं छोड़ा, अल्कोहल में हाइड्रोजन गैस निकाल दी तो सोडियम की क्या औकात, वाटर की क्या औकात, वाटर में तो ब्लास्ट होना ही होना है। क्योंकि अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक कौन है? वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। वाटर जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? अल्कोहल से ज़्यादा होती है। अरे मैं तो कह रहा हूँ अल्कोहल से ज़्यादा जितने भी एसिड हैं, अल्कोहल से ज़्यादा जितने भी एसिड हैं वो सब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देंगे और हाफ मोल हाइड्रोजन गैस देखेंगे। तो हम लोग जब भी अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में या इसी चैप्टर में, तो आप मान के चलें कि सोडियम मेटल हर उस एसिड के साथ रिएक्शन देगा, हर उस एसिड के साथ हाफ मोल हाइड्रोजन गैस देगा जो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे आगे चल के हम लोग जज करने वाले हैं कि एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भी ये टेस्ट देता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। फिनॉल भी ये टेस्ट देगा क्योंकि फिनॉल भी अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। वाटर तो टेस्ट देगा ही देगा। और साथ के साथ यहाँ पर अगर बात करूँ तो RC≡CH ये भी यहाँ पर ये टेस्ट देता है। क्यों देता है? ऐसा नहीं है कि अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, ये इसलिए करता है क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन है। ये केवल जानकारी के लिए है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हर एक चैप्टर में जाके हमें देखना ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी।